So, hey guys, very warm welcome to all of you. This is SK Kataria and welcome again on Sky Educare. आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी रीट परीक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एनईपी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आया है और इसका असर परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर भी पड़ा है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन सवालों को समझते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। मूल रूप से रीट के सिलेबस में इन 6 टॉपिक्स को जोड़ा गया है, तो आप इस वीडियो सीरीज में इन 6 टॉपिक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। और इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। तो फटाफट आप कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने की। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस समिति का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 2017 में। ठीक है, 2017 में इसका गठन किया गया। तो आप ये कह सकते हो कि एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए 2017 में समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन थे, तो ये थे इसरो के पूर्व प्रमुख थे, इसरो के चीफ रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो दूसरा फैक्ट आपका ये ऐड हो गया। अब एक प्रश्न ये बन सकता है कि इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत के शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करना। तो आप ये कह सकते हो कि इस समिति का उद्देश्य भारत के शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके एक ही क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कई सारे और भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, एनईपी 2020 के मसौदे को सार्वजनिक सुझाव के लिए कब प्रस्तुत किया गया। यानी मसौदा जब तैयार कर लिया गया तो इसे जनता के सामने सार्वजनिक सुझाव के लिए कब प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2017 में, 2018 में, 2019 में या फिर 2020 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2019 में। ठीक है, एनईपी 2020 का मसौदा 2019 में प्रस्तुत किया गया, यह तो क्लियर हो चुका। इसके बाद सार्वजनिक सुझावों के लिए इसे रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि सार्वजनिक सुझावों के लिए इसको क्यों रखा गया। ये इसलिए रखा गया ताकि व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जा सके। जो भी इसके हितधारक हैं, जो भी आम नागरिक हैं या जो भी विभिन्न विशेषज्ञ हैं, उन सब से सुझाव लेकर के व्यापक दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए इसको सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रखा गया। तो अगला पॉइंट यहाँ पर ये तैयार हो गया कि इस प्रक्रिया में विभिन्न विशेषज्ञों, हितधारकों और आम नागरिकों से प्रतिक्रियाएं ली गई ताकि नीति को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार किया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के मसौदे को सार्वजनिक सुझावों के लिए प्रस्तुत करने के बाद नीति को स्वीकृति कब दी गई। जब ये सार्वजनिक सुझावों के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा, उसके बाद इस नीति को स्वीकृति कब दी गई, 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में। तो इसका आंसर बहुत आसान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2020 में इसको स्वीकृति दी गई। ठीक है, यानी जो सुझाव आए उन सुझावों के आधार पर कुछ बदलाव इसमें किए गए। तो आप व्याख्या में ये बात कह सकते हो कि 2019 में इसको सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रखा गया, इस पर कुछ विचार हुए, विचार करने के बाद में इस नीति को स्वीकृति दी गई और इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए। कौन सी प्रक्रिया? इस मसौदे को लोगों के सामने रखने में और उनके सुझावों के आने के बाद जो जरूरी आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए थे वो जब सामने आए तो उनमें बदलाव किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन कौन से वर्ष में किया गया। 2015 में, 2016 में, 17 में या फिर 18 में। राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2017 में इस समिति का गठन किया गया। ठीक है,
NEP 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया 2017 में। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इस समिति का कार्य क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के पहलुओं पर विचार करके, विश्लेषण करके नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना। भाई किसी मसौदे के लिए समिति का गठन किया जा रहा है तो इसका कार्य क्या होगा? वह मसौदा बनाना। तो यहाँ पर समिति का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना इसका कार्य था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 में भारत के शिक्षा क्षेत्र में कौन सा नया बदलाव पेश किया गया? 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली से बदलना, या फिर सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं में शिक्षा देना, या फिर शिक्षा के लिए 6% GDP निवेश का लक्ष्य रखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे बदलाव नई शिक्षा नीति में किए गए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। मूल रूप से व्याख्या क्या, ये सारे के सारे पॉइंट ही आप इसकी व्याख्या मान सकते हो कि 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 से रिप्लेस किया गया। सभी छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षा देने की बात कही गई, और शिक्षा के लिए 6% GDP निवेश का लक्ष्य और विभिन्न सुधारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 स्टेज आधारित संरचना को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्नातक, क्या ये है? या फिर फाउंडेशनल, प्रीपेरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, या फिर प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, या फिर प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये देखो 5+3+3+4 ये जो स्टेज यहाँ पे बताई गई है, तो इस 5 का नाम यहाँ पर है फाउंडेशनल, इस 3 का नाम यहाँ पर है प्रीपेरेटरी, और अगले वाले 3 जो थर्ड नंबर पे 3 है इसका नाम है मिडिल, और जो लास्ट में 4 है इसका नाम है सेकेंडरी। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फाउंडेशनल, प्रीपेरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ठीक है, देखो NEP 2020 में शिक्षा को 5+3+3+4 स्टेज में विभाजित किया गया है। इसमें 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज होगी, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी और 2 साल कक्षा 1 और 2। इसके बाद 3 वर्ष की प्रीपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक बच्चा पढ़ेगा। इसके बाद 3 वर्ष की मिडिल स्टेज होगी, जहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक बच्चा पढ़ेगा, और 4 वर्ष की सेकेंडरी स्टेज होगी, जहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक बच्चा पढ़ेगा। तो इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है 5+3+3+4 ये जो संरचना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा प्रणाली को बदलना, या फिर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना, या फिर केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर रटकर याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना। ये मेन मोटिव है नई शिक्षा नीति का कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। देखिए इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। NEP 2020 की यह संरचना बच्चों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को समग्र, लचीला और व्यवहारिक बनाना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मिडिल स्टेज के तहत किस प्रकार की पद्धति पर जोर दिया गया है? रटकर याद करने पर, व्यावहारिक खोजपरक शिक्षा पर, या केवल परीक्षा आधारित पद्धति पर, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण पर? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सी है मिडिल स्टेज? देखो मिडिल स्टेज कौन सी है? 5+3+3+4, तो ये वाली जो स्टेज है ये मिडिल स्टेज है। ठीक है, मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 वाले बच्चों के लिए है। तो मिडिल स्टेज में बच्चों को व्यावहारिक, प्रायोगिक, खोजपरक शिक्षा पर जोर दिया गया है। यह चरण बच्चों की तार्किक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 में कौन सी स्टेज कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत के लिए जानी जाती है? क्या यह फाउंडेशनल स्टेज है? क्या यह प्रीपेरेटरी स्टेज है?
क्या यह मिडिल स्टेज है या फिर यह सेकेंडरी स्टेज है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह भी मिडिल स्टेज ही है। ठीक है, देखिए मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है और इस चरण में कोडिंग जैसी तकनीकी क्षमताओं की भी शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा और नवाचार मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखिए कब किया गया? 2020 में किया गया। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इस परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? भाई ये जो नाम परिवर्तन हुआ है इसका उद्देश्य था शिक्षण को महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकता देना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप था, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? आपके सामने 4 उद्देश्य लिखे गए हैं। केवल उच्च शिक्षा को सुधारना, या फिर सभी स्तरों पर शिक्षा का सुधार और भारत को वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाना, या फिर केवल तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, या शिक्षा को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी स्तरों पर शिक्षा का सुधार और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाना है। इसके अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा भी है, माध्यमिक भी है, उच्च शिक्षा भी इसमें शामिल है। यह नीति छात्रों में रचनात्मकता, तार्किक सोच और नवाचार को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में कितना निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा है 4%, तीसरा है 5% और चौथा है 6%। इसका राइट आंसर होगा 6%। ठीक है, कितना होगा? 6% होगा। NEP 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में GDP निवेश का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 6% निर्धारित किया गया है और यह निवेश शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समानता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के तहत कितने साल में स्कूल शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया? 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में या 8 साल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 साल में स्कूल शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है ना, ये 15 साल किस प्रकार से आप डिवाइड करोगे इसको समझते हैं। देखिए आपका जो ढांचा है नया वाला वो क्या है? 5+3+3+4 का है और इसमें 5 साल की आपकी फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है, यानी कि 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु तक बच्चा अपने प्रारंभिक बचपन की देखभाल से युक्त स्कूल में पढ़ेगा और उसके बाद वह कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। तो ये होगा आपका फाउंडेशनल स्टेज। इसके बाद में वो आएगा प्रीपेरेटरी स्टेज में, ये 3 साल का चरण होगा। इसमें 8 से 11 वर्ष तक की आयु में बच्चा कक्षा 3 से लेके 5 तक पढ़ेगा। इसके बाद आपका आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 11 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चा पढ़ेगा और कक्षा 6, 7, 8 में ये पढ़ेगा। इसके बाद में आएगा आपका फाइनल स्टेज जो है 4th स्टेज, इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का होगा, 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा। तो इस प्रकार से टोटल 15 वर्षों तक बच्चा स्कूल में जाएगा और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 15 वर्षों तक वह स्कूल में पढ़ेगा। इस नई संरचना का उद्देश्य 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को समग्र, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? ये आपको बताना है। 2030 तक 80%, 90% या फिर 100% या 70%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100% रखा गया है। 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत
सकल नामांकन अनुपात 100% बढ़ाने का लक्ष्य है और इसका उद्देश्य है हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले और इसे अनिवार्य और सुलभ बनाया जा सके। और सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है किसी भी आयु वर्ग में शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या, इसका उच्च होना यानी कि 100% होना शिक्षा में समावेशन को दर्शाता है, इसलिए इसको उच्च करने की बात की जा रही है, इस रेशियो को बढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE इसका पूरा नाम आपको बताना है, इसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड कॉग्निटिव एजुकेशन, अर्ली कैरियर केयर एंड एजुकेशन या फिर अर्ली चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट वाला। ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है केवल बच्चों को लिखना सिखाना, या बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, या बच्चों को अनुशासन सिखाना, या फिर केवल सामाजिक कौशल विकसित करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। आपको कोशिश करनी है कि मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE के अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है ये आपको बताना है। शारीरिक विकास का घटक शामिल नहीं है, या मानसिक विकास का, या वयस्क शिक्षा का, या फिर सामाजिक और भावनात्मक विकास का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। शारीरिक विकास ये तो शामिल है, मानसिक विकास भी शामिल है, वयस्क शिक्षा शामिल नहीं है, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि नहीं वाला पूछा है यहाँ पर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE के अंतर्गत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है? पाठ के रटने पर आधारित होती है, या खेल और गतिविधियों पर आधारित होती है, या लिखित परीक्षा पर आधारित होती है, या केवल अनुशासन पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल और गतिविधियों पर आधारित होती है ECCE के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। चलो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE के लिए भारत में कौन सा प्रमुख कार्यक्रम संचालित किया जाता है? क्या बाल शिक्षा योजना संचालित की जाती है? क्या आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं? क्या मिड डे मील योजना संचालित की जाती है? क्या नन्हे कदम योजना संचालित की जाती है? लगभग सारे ऑप्शन आपको देख करके ये लगेगा कि हाँ ये तो सारे सही सही हैं, है ना। लेकिन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ECCE के अंतर्गत जो प्रमुख योजना संचालित की जाती है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ECCE के तहत कौन सी गतिविधि आती है? बच्चों को घर का काम करवाना, या बच्चों की देखभाल करना, पोषण और शिक्षा, वयस्कों को प्रशिक्षण देना, या फिर केवल खेल खिलाना। देखो, केवल खेल खिलाना नहीं है, वयस्कों को प्रशिक्षण देना भी नहीं है, बच्चों को केवल घर के काम करवाना भी नहीं है। क्या कौन सा बचा फिर? बचा ऑप्शन बी, बच्चों की देखभाल करना, बिल्कुल ये है। पोषण और शिक्षा भी इसमें शामिल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, ये आपको बताना है। बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाना, ये तो है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना, ये भी है। बच्चों को साक्षर बनाना, ये भी है। बच्चों से श्रम करवाना, मेहनत करवाना, ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं है वाला पूछा गया है। अगला प्रश्न, ECCE की शिक्षण विधि का मुख्य आधार क्या है? रचनात्मकता और गतिविधि आधारित शिक्षण, या फिर कठोर अनुशासन, या केवल पाठ्यक्रम, या फिर परीक्षा आधारित पढ़ाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। रचनात्मकता और गतिविधि आधारित शिक्षण की बात कही गई है, यानी कि ECCE की शिक्षण विधियां जो हैं किस प्रकार की होंगी? रचनात्मक और गतिविधि आधारित होंगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ECCE के तहत परिवार और समुदाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों को दंड देने के लिए? नहीं, ये नहीं हो सकती।
बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, ये हो सकती है। केवल बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए, हाँ अनुशासन सिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन केवल अनुशासन ही सिखाएं ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी से बचने के लिए, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। ईसीसीई की प्राथमिकता किस पर दी जाती है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। बच्चों की परीक्षा पास कराने पर, देखिए यहाँ पर केवल परीक्षा पास कराने पर बल नहीं दिया गया है, प्राथमिकता इस पर नहीं दी गई है। प्राथमिकता दी गई है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया और देखभाल पर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ईसीसीई का पहला चरण किसे माना जाता है? माध्यमिक विद्यालय को, या प्री प्राइमरी शिक्षा को, या प्राथमिक शिक्षा को, या उच्च शिक्षा को? तो इसका राइट आंसर होगा प्री प्राइमरी शिक्षा को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईसीसीई का शिक्षण प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षकों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपको बताना है। केवल विद्यालय में, केवल खेल गतिविधियों से संबंधित, या एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और शिक्षण फ्रेमवर्क के अनुसार? यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ईसीसीई में शिक्षकों की मुख्य भूमिका आपको बतानी है। बच्चों को अनुशासन सिखाना, खेल गतिविधियों और शिक्षण के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों को केवल पढ़ाई में अच्छा बनाना, केवल पढ़ाई में अच्छा बनाना नहीं, बच्चों को परीक्षा देने के लिए तैयार करना नहीं, बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना भी नहीं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा खेल गतिविधियों और शिक्षण के माध्यम से बच्चों का संपूर्ण विकास करना, समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में माता पिता को ईसीसीई में किस प्रकार की भूमिका निभाने की सलाह दी जाती है? देखो, माता पिता को किस प्रकार की सलाह दी जाती है ये आपको बताना है। बच्चों के लिए होमवर्क देना नहीं, ये माता पिता का काम नहीं है, ये टीचर्स का काम है। बच्चों को खेल खिलाने में मदद करना नहीं, बच्चों की शिक्षा में भागीदारी और संवाद में सहायक बनाना, ये इसका राइट आंसर होगा। बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना, केवल आंगनवाड़ी भेजने से काम थोड़ी चलता है, तो राइट आंसर होगा बच्चों की शिक्षा में भागीदार बनना, उसमें आंगनवाड़ी में भेजना, खेल खिलाना, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा में भागीदारी और संवाद में सहायक बनना, ये माता पिता का कार्य है कि आपको बच्चों के संवाद में और उनकी शिक्षा में आपको भागीदार बनना है, उनका सहायक बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीसीई के तहत सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा कब तक, ये आपको बताना है। 2025 तक, या 2030 तक, या 2040 तक, या फिर 2023 तक? तो 2023 तो बीत चुका है, 2040 बहुत लंबा पीरियड है, 2025 भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2030 तक। ठीक है, एनईपी 2020 को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्काई एजुकेटर मोबाइल ऐप में कंप्लीट एनईपी 2020 के टॉपिकों की मिल जाएगी जो रीट में जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या महत्व है ये आपको बताना है। छात्रों को केवल स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्रदान करना नहीं, रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाना नहीं, छात्रों को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा। एनईपी 2020 में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का महत्व है छात्रों को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करने से। ठीक है, केवल वयस्कों के लिए शिक्षा योजनाएं लागू करना ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यास की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को हल करेंगे, उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करना है। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट को, जहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आपका रीट का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, इसका सर्वोत्तम अभ्यास सेट तैयार किया गया है आप सभी के लिए। इसमें 15-15 सॉल्वर्ड प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और साथ ही पिछले एग्ज़ाम्स में जितने पेपर हो चुके हैं, रीट के जो एग्ज़ाम हैं उनमें, उन सब का सॉल्यूशन दिया गया है। और इन सभी मॉडल पेपर्स के साथ साथ
जो एग्ज़ाम पेपर दिए गए हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर तो यहाँ पर दिया गया ही है, साथ ही साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि यदि कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ करके उसके आसपास की भी दो बातें सीख पाएंगे और एग्ज़ाम में यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे। देखिए, केवल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़कर आप ये तो पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उससे आपको कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी और एग्ज़ाम में जो संभावित प्रश्न हैं जो आगे आ सकते हैं उनकी तरफ आप इन सॉल्वर्ड प्रैक्टिस सेट की मदद से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। वैसे मूल रूप से इन सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जिसकी पीडीएफ भी स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पे डाल दी गई है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ से क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या पीडीएफ के फॉर्म में ही अपने फ़ोन में उसको पढ़ सकते हैं। और प्रत्येक टॉपिक का वीडियो भी आप देख सकते हैं स्काई एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो सीरीज़ चाहिए या जिस टॉपिक में आपकी समस्या आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके क्वेश्चंस या टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।